चश्मे का नंबर क्यों बढ़ता है? मेरे पास तो छोटे बच्चे भी आते हैं और डिफेंस वाले एस्पिरेंट्स। आई योगा प्रोग्राम क्या है? और ये 100% नेचुरल है। बहुत सारे ब्लूरे ग्लासेस आ रहे हैं, तो आप आइडेंटिफाई करिए, ये अर्ली सिम्टम्स होता है अगर बच्चा गर्दन टिल्ट करके स्क्रीन देख रहा है, टीवी देख रहा है। So Mr. Kailash Mehra, our curious audience has a few questions from you. तो मैं एक माध्यम हूँ उनके जो भी सवालात हैं वो पूछने का। तो पहला सवाल जो है हमारे ऑडियंस का वो ये कि इतना नॉलेज है आपको इन सारी चीज़ों के बारे में, तो क्या आप कुछ लिख पाए, कुछ पेपर्स आपने पब्लिश किए हैं इस पे? प्लीज़ थोड़ा बताएं उसके बारे में। हमने 2 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं। ओके। पहला पायलट स्टडी था जिसमें हमने 95 सब्जेक्ट्स लिए और उनको 6 हफ्ते एक्सरसाइज कराई और उनका जो इम्प्रूवमेंट था वो देखा कि कितना किसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है। सब्जेक्ट्स यू मीन पीपल? यस, सब्जेक्ट मीन्स पीपल। ओके। तो 95 लोगों का एक बैच लिया हमने और उनको एक्सरसाइज कराई 6 हफ्ते तक। और उसमें से एक्यूरेट तो मुझे अभी याद नहीं है, बट ऑलमोस्ट 25% ने 6x6 विजन अचीव कर लिया था और हर एक पार्टिसिपेंट का उसमें विजन इम्प्रूव हुआ। सबका ऑलमोस्ट 100% हमारा सक्सेस रेट रहा है। फैंटाबुलस, वाओ। एंड जो दूसरा रिसर्च पेपर था वो हमने सिस्टोइड मैक्यूलर एडिमा पे किया था। तो हमारी आईज में रेटिना के पीछे कई बार स्वेलिंग की वजह से सिस्ट बन जाती है, जिसका इंजेक्शन लगते हैं और कई बार ऐसा होता है कि इंजेक्शन लगने के बाद भी वो स्वेलिंग ठीक नहीं होती और विजन रिस्टोर नहीं होता है। लेकिन हमने वैसे केसेस काफ़ी सारे 100% नेचुरल तरीके से ठीक किए हैं। वाह। और तीसरा हमने एक एस्टिग्मेटिज्म पे एक रिव्यू पेपर लिखा है जो अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ है। और एस्टिग्मेटिज्म पे हम एक और रिसर्च पेपर लिख रहे हैं जिसमें हमने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के प्री और पोस्ट प्रिस्क्रिप्शन लिए हैं, यानी उन बच्चों का पहले जब वो हमारे पास आए डॉक्टर के प्रूफ के साथ कि उनका डॉक्टर का जो पर्चा है उसके हिसाब से, प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से किसी का -3 है तो उसने हमारे पास 15 दिन या 1 महीना एक्सरसाइज किया, तो 15 दिन या 1 महीने बाद उनका फिर से किसी डॉक्टर से चेक कराया उन्होंने और उसके बाद उनका कितना पावर कम हुआ। तो ये एक साइंटिफिक एविडेंस के साथ प्री और पोस्ट डाटा और रिकॉर्ड के साथ हम लोग लिख रहे हैं और उसको हम पब्लिश करने वाले हैं जल्दी। वाओ। ओके, सो अभी आप रेटिना की स्वेलिंग के बारे में डिस्कस करें, तो क्या ये वाकई ठीक हो सकता है? हाँ, 100% तरीके से। हमने बहुत सारे रेटिना स्वेलिंग के केस है जो 100% नेचुरल तरीके से सिंपल आई एक्सरसाइज और डाइट में मॉडिफिकेशन करके ठीक किया 100% तरीके से। दैट्स लवली। अच्छा मिस्टर मेहरा, मैं ये जानना चाहूँगी कि एक्चुअली ज़्यादातर लोग विजन लो होने के बावजूद चश्मा नहीं पहनना चाहते, तो वो लेंसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिसेंटली हमने एक एक्ट्रेस का लेंसेज की वजह से जो प्रॉब्लम हुई उनको, उसके बारे में विजन लॉस हो गया था। हाँ जी, तो क्या आप इस पे थोड़ा सा लाइट डालेंगे, हाउ इट हैपेंस? जी, तो देखिए जब नज़र कमज़ोर होती है, रोशनी आंखों की कमज़ोर होती है, तो सबसे पहले जो कुछ सॉल्यूशंस हैं उनमें से 2-3 सॉल्यूशन जो सजेस्ट करते हैं डॉक्टर्स, वो ये होता है कि आप चश्मा पहनिए, या अगर आप चश्मा पहनने की डिपेंडेंसी से बचना चाहते हैं तो आप लेंस लगा लीजिए। अगर आप बिलो दी एज ऑफ 18 है और अगर उससे ज़्यादा है तो फिर वो आपको लेसिक प्रिस्क्राइब करते हैं। तो कुछ लोग सर्जरी नहीं करवाना चाहते क्योंकि उनको डर होता है कि साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होंगे, जो कि होते भी है बहुत सारे लोगों में। और फिर चश्मा भी नहीं पहनना, तो कुछ लोग शॉर्टकट यूज़ करते हैं जो होता है लेंस। अब उस लेंस को यूज़ करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हाइजीन की। बहुत लोग उसमें उतनी हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते और इन्फेक्शन होके कॉर्निया और रेटिना डैमेज होने का रिस्क हमेशा रहता है। तो उन एक्ट्रेस के केस में भी यही हुआ था कि उन्होंने लेंस लगाया और वो शायद रात में पहन के सो गई, जिसकी वजह से उनको इन्फेक्शन हुआ और वो विजन लॉस हो गया था। और थैंक गॉड बाय सर्जरी वो 3-4 दिन बाद उनका विजन रिकवर हो गया था। विजन लॉस मतलब? वो ब्लाइंड हो गई थी कंप्लीटली। वो बिल्कुल ब्लाइंड हो गई थी, विजन लॉस हो गया था और ये मीडिया में बहुत हाईलाइट बना था केस। दैट्स रिस्क। यस, वेरी रिस्क। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
चश्मा तो आप वाकई उतार सकते हैं, ये हमें पता चल गया। हाँ जी ऑडियंस, चश्मा ये बिल्कुल उतरवा सकते हैं। ओके, सो आई योगा प्रोग्राम क्या है, इसमें आप एग्जैक्टली क्या कराते हैं? जो हमारा जो आई योगा है, जैसे मैंने आपको अपने बारे में बताया कि योगा, आई योगा, विजन थेरेपी, ऑप्टोमेट्री, नेचुरोपैथी, इन सब की कंबाइंड एक अप्रोच है। तो हम बेसिकली एक होलिस्टिक अप्रोच रखते हैं विजन इंप्रूव करने के लिए नेचुरल तरीके से, जिसमें आई योगा एक्सरसाइज, एक्यूप्रेशर, विजन थेरेपी, डाइट करेक्शन और कुछ हाइड्रोथेरेपी की एक्सरसाइजेस हैं और कुछ डिफरेंट टाइप की आई मूवमेंट एक्सरसाइजेस होते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के रीडिंग चार्ट्स हैं, कुछ में विजन शिफ्ट करना होता है, कुछ में फोकसिंग, कुछ में आई मूवमेंट करना है, कुछ में गेजिंग करना है। तो ऐसे देयर आर लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस जो हम चश्मे के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से प्रिस्क्राइब करते हैं। वाओ! और ये 100% नेचुरल है, और क्योंकि ये नेचुरल है तो इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। सो गुड। सो इसमें काफ़ी टर्मिनोलॉजीज थी जो मेरे ख्याल से हम तभी समझ पाएंगे जब हम मिस्टर कैलाश मेहरा से मिलेंगे और अपने आई विजन के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि चश्मे का नंबर क्यों बढ़ता है और इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो चश्मे का नंबर देखिए, जो बच्चे होते हैं उनमें तो ग्रोथ की वजह से बढ़ने का रिस्क रहता है, और स्क्रीन एक्सपोजर एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरा कारण है कि आउटडोर एक्टिविटी बहुत कम हो गई है अब। ओके, तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से चश्मे का नंबर बढ़ता है। और मैंने पिछले एक क्वेश्चन के आंसर में आपको बताया था कि कैसे चश्मे वाले जो ऑप्टिशियंस होते हैं आपका चश्मे का नंबर बढ़ा भी देते हैं। तो वो कई बार नहीं बढ़ता है लेकिन वो बढ़ा देते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लेते हैं, और यही तरीके होते हैं। अगर आपको इससे बचना है, बचने के तरीके ज़रूर मैं आपको बता सकता हूँ। ओके जी, तो आप बताना चाहेंगे? यस। तो अगर आपको अपना चश्मे का नंबर कंट्रोल करना है, बच्चे का हो या एडल्ट का, किसी का भी, तो सबसे पहले तो आप एक्सरसाइज करिए। एक्चुअली चश्मा लगा क्यों है, सबसे ज़रूरी जानना ये है क्योंकि हम ना कभी, अब अगर मैं आपसे पूछूं आपने कभी आई एक्सरसाइज की है? नहीं। कभी आपने आईज को ध्यान में रख के कोई डाइट ली है? नो, नेवर। नहीं। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक हम करते हैं, ना तो हम कभी आई एक्सरसाइज करते हैं, ना ही आईज को ध्यान में रख के कोई डाइट लेते हैं। तो इसकी वजह से हमारी आई मसल्स धीरे धीरे जो वीक होती है और वो फिर और ज़्यादा वीक हो जाती है, और जिसकी वजह से चश्मा लग जाता है। तो सबसे पहला काम तो आप ये करिए कि आप अपनी डाइट सुधारिए, और डाइट में विटामिन ए, सी रिच डाइट लीजिए, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, सीजनेबल फ्रूट्स खाइए, खट्टे फल जितने हैं, सब्जियां हैं, वो रेगुलर खाइए। प्लस अगर आप कर सकते हैं तो आई योगा एक्सरसाइज करिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर आप नॉर्मल यूट्यूब पे देख के, जो बहुत लोग करते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिन पे मिलियंस ऑफ व्यूज है कि ये 2 एक्सरसाइज कर लो चश्मा उतर जाएगा, और 5 मिनट एक्सरसाइज कर लो चश्मा, उससे कुछ नहीं होने वाला है। उसका रीज़न ये है कि जितनी भी एक्सरसाइज यूट्यूब पे है वो सब बहुत बेसिक है। वो पब्लिक डोमेन में जितनी एक्सरसाइज है वो बहुत बेसिक है, और उससे आपका थोड़ा सा विजन इंप्रूव हो सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो विजन इंप्रूव नहीं करती है। तो आपको प्रॉपर गाइडेंस में विजन थेरेपी या विजन एक्सरसाइजेस इंप्रूव करने के लिए जो है वो हमारे पास है, हमारा प्रोग्राम है। आप आइए, कंसल्ट करिए और एक्सरसाइज करिए। घर पे बैठ के भी कर सकते हैं आप, रेगुलर कर सकते हैं तो रेगुलर आइए, नहीं तो आप एक्सरसाइज और डाइट दोनों रेगुलर बेस पे करिए। फिर स्क्रीन यूज कम करिए, और आउटडोर एक्टिविटी स्पेशली बच्चों को जितनी ज़्यादा आप करा सकते हैं, चाहे आप उनको जो भी चीज़ पसंद है, चाहे अगर वो खेलना प्रेफर करते हैं तो उनको खेलने दीजिए, कोई भी गेम खेले, कबड्डी खेले, क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले, या बैडमिंटन है, रनिंग करे, साइकिलिंग करे, एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी लेट देम डू आउटडोर्स। यस, आउटडोर एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, और सन का एक्सपोजर स्पेशली बहुत ज़रूरी है। आजकल बच्चे सुबह उठते हैं, सीधा स्कूल पहुंच जाते हैं, और वहाँ से सीधा घर आते हैं, उसके बाद फिर ट्यूशन्स, होमवर्क। राइट। तो आउटडोर एक्सपोजर बहुत कम हो गया है, इसीलिए 80% से ज़्यादा बच्चों में विटामिन डी की कमी हो गई है। आई एग्री। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लेजी आई क्या होता है और इसे ठीक कैसे कर सकते हैं? तो लेजी आई एक कंडीशन है कि जिसमें हमारी जो एक आंख होती है वो लेजी हो जाती है, दूसरी आंख बिल्कुल सही होती है।
तो लेजी आई इसीलिए उसको बोलते हैं क्योंकि वो जो लेजी आई होती है वो ब्रेन को बताती ही नहीं है, इन्फॉर्म ही नहीं करती है कि मुझे दिख रहा है, इसलिए उसको लेजी आई बोलते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होता है लेकिन विजुअल कॉर्टेक्स जो होता है वो आपका इमेज को प्रोसेस नहीं करता और वो ब्रेन को इन्फॉर्म नहीं करता कि आपको दिख रहा है, इसलिए उसको लेजी आई बोलते हैं। और वो लेजी आई ऐसा हो जाता है कि आपको पता नहीं लगता है जब तक आप चेक नहीं कराओगे। क्यों? क्योंकि आपकी एक आंख बिल्कुल परफेक्ट होती है और दूसरी लेजी आई होती है, तो वो जो परफेक्ट आई होती है वो उसको ओवरकम कर लेती है और ब्रेन भी उसी आई को ज़्यादा सपोर्ट करने लग जाता है, जिसकी वजह से पता नहीं चलता। जैसे मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो एनडीए या सीडीएस की तैयारी कर रहे होते हैं और वो उनका लाइफ में कभी आई चेकअप कराया नहीं होता और सीधा वहाँ मेडिकल्स में जाते हैं और अनफिट होके आ जाते हैं, बोलते हैं कि लेजी आई है। अच्छा, लेजी आई में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इट्स ईजी टू ट्रीट इन अर्ली डायग्नोसिस। ओके, अगर आपने इसको अर्ली स्टेज में इंटरवेन कर लिया कि आपको प्रॉब्लम है, आइडेंटिफाई कर लिया, तो ये बहुत ईजी है इसको फिक्स करना। लेकिन अगर एडल्टहुड में आपने लेजी आई को डायग्नोज किया है तो ये रुला देती है डॉक्टर को भी और स्टूडेंट को भी, तो दोनों को प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए जो बच्चे जब मेडिकल्स के बाद आते हैं कि सर हमें तो बिल्कुल ठीक थी आंखें, बिल्कुल ठीक थी, तो एक आंख ठीक थी ना, दूसरी आई, तो वो एडल्टहुड में और मुश्किल हो जाता है उसको ट्रीट करना। लेकिन ये ट्रीट हो जाती है, थोड़ा एडल्टहुड में कई बार मुश्किल होता है और ज़्यादा टाइम लगता है। उसके लिए वही सिंपल आई एक्सरसाइज कराते हैं और प्लस इसमें विजन थेरेपी बहुत काम करती है। आई एक्सरसाइज, विजन थेरेपी और डाइट, तीनों चीज़ें जब हम करते हैं तो ठीक हो जाती है। अच्छा, ये लेजी आई से आपने, मुझे ऐसा लग रहा है कि डिफेंस, काफ़ी बच्चों का डिफेंस का एग्ज़ाम और टेस्ट क्लियर करवाया है, राइट? सो ये एज यू सेइंग कि वो रुला देती है, आपने काफ़ी चैलेंजेस फेस किए होंगे, बट अगर उसे अर्ली एज में डिटेक्ट करना है, एंड यू आर सेइंग कि जो आई ठीक होती है वो उसको आउटस्मार्ट कर जाती है, राइट, तो फिर डिटेक्शन कैसे होगा अर्ली एज में? उसका सबसे सिंपल मैं ईजी टू वे बता देता हूँ कि आप घर पे बैठ के भी चेक कर सकते हैं। आप एक विजन चार्ट आता है जिसको अगर आप कभी आपने आई चेकअप कराया तो जिस चार्ट को डॉक्टर रीड करवाते हैं उसको विजन चार्ट बोलते हैं, स्नेलन चार्ट। वो एक चार्ट आप कहीं से भी खरीद लीजिए, अमेजन, फ्लिपकार्ट, सब जगह अवेलेबल है। उस चार्ट को आप 6 मीटर की दूरी पे चिपकाइए और 6 मीटर दूर खड़े होके आप अपनी एक आंख बंद करके उसको लास्ट लाइन को रीड करिए। अगर आपकी एक आंख पढ़ रही है और दूसरी आंख से नहीं पढ़ा जा रहा तो आप समझ लीजिए आपको लेजी आई है। दूसरा जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप रेगुलर एक बार अर्ली स्टेज में, खास करके बच्चे अगर हैं तो 7 साल की एज में एक बार प्रॉपर आई का चेकअप करवा लेना चाहिए ताकि बच्चों को पता लग जाए कि कोई अंडरलाइंग डिजीज तो नहीं है। तो ये 2 तरीके जिससे आप लेजी आई को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। दैट्स क्वाइट इन्फॉर्मेटिव। और वो जो आपने चार्ट की बात की, तो स्कूल्स में भी ऐसा कई बार कैंपेन लगता है डॉक्टर्स का, सो दैट्स अ ग्रेट इन्फॉर्मेशन, आई ओपनर आई वुड से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्विंट आइज क्या होती हैं? स्क्विंट करेक्शन क्या ये नेचुरली पॉसिबल है? जी, देखिए स्क्विंट हमारी 2 आई है, ठीक है, तो जब दोनों एक साथ एक चीज को देखती है तो इसको बाइनोकुलर विजन बोलते हैं। ओके। और जब एक आंख देखती है तो उसको मोनोकुलर बोलते हैं। तो कई बार ये होता है कि दोनों आई एक डायरेक्शन में या एक ऑब्जेक्ट को नहीं देखती है। एक आई आपकी उस ऑब्जेक्ट को देख रही होती है और एक आई दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है बिकॉज ऑफ द वीकनेस ऑफ द आई मसल्स। और ये 100% आई मसल्स का ही होता है। कुछ आई मसल्स वीक हो जाती है जिसकी वजह से आई या तो हमारी आउट हो जाती है या इन हो जाती है या अप या डाउन हो जाती है, तो जिसकी वजह से स्क्विंट हो जाता है। और इसका एकमात्र इलाज सिर्फ एक्सरसाइज है। जब तक आपकी आई मसल्स हेल्दी और स्ट्रॉन्ग नहीं होगी आप स्क्विंट ठीक नहीं कर सकते। हाँ, कुछ केसेस में स्क्विंट में सर्जरी की ज़रूरत होती है, लेकिन वो बहुत बाद में। अगर आपने अर्ली स्टेज में इसको आइडेंटिफाई कर लिया तो इट कैन बी फिक्स्ड बाय एक्सरसाइज सिंपली। सो हैव यू यस कम अक्रॉस हियर? मेरे पास तो छोटे बच्चे भी आते हैं और डिफेंस वाले एस्पिरेंट्स भी आते हैं जिनको डिफेंस के कई बच्चे हमारे पास ऐसे आए जिनका
अनडाइग्नोजेबल था, बिल्कुल नॉर्मल देखने पे पता ही नहीं लगता था कि इनको ऑल्टरनेट एक्सोफोरिया है या स्क्विंट है, या स्क्विंट जैसी दिखती भी है प्रॉब्लम, नॉर्मल देखने में बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं होता था। बट जब आप टेस्ट करते हैं, एक्चुअली स्क्विंट के कई टेस्ट होते हैं, तो जब वो टेस्ट के प्रोसीजर से आप गुजरते हैं तब पता चल जाता है तुरंत कि इनको स्क्विंट है। और उन बच्चों को हमने हेल्प किया उनका मेडिकल क्लियर करने में, स्क्विंट फिक्स किया एक्सरसाइज से, और छोटे बच्चों को भी हमने स्क्विंट फ्री किया है एक्सरसाइज से। yes. सो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लेज़ी आई है और स्क्विंट आई है, ये क्योंकि डिफेंस के मेडिकल एग्ज़ाम में ये मेजर रोल प्ले करते हैं, राइट? जी बिल्कुल। देखिए लेजी आई तो डिफेंस एस्पिरेंट के लिए कई बार बहुत डेंजरस हो जाती है, क्योंकि उनके जब मेडिकल में जाते हैं तो मेडिकल में अगर अनफिट कर दिया तो उनको टेम्परेरी रिजेक्ट कर देते हैं, और टेम्परेरी रिजेक्ट करने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड मिलता है कि आपको उतने टाइम विंडो में वो प्रॉब्लम फिक्स करके दोबारा रीमेडिकल कराना है, और वो टाइम होता है 42 डेज मैक्सिमम। तो उस 42 डेज में कई बार ऐसा होता है कि अगर प्रॉब्लम की सीवियरिटी ज़्यादा होती है, वो गंभीर ज़्यादा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इश्यू ज़्यादा है, तो वो कई बार ये हो जाता है कि उसको 2 महीने लग जाते हैं ठीक होने में, तो वो थोड़ा सा पेनफुल हो जाता है उनके लिए, लेकिन ठीक हो जाता है। कई बच्चों का तो हमने आरएमबी में क्लियर करवाया मेडिकल्स, जो 1 महीना और एक्स्ट्रा मिलता है एएमबी के बाद। आपकी बातें सुन के तो मुझे लग रहा है कि ये जो बच्चे मेडिकल एग्ज़ाम देते हैं आर्मी क्लियर करने के लिए, उनके लिए आप वरदान हैं। वी आर जस्ट लाइक हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि किसी का ड्रीम फुलफिल हो जाए, दैट्स ऑल। That's really great. That's really great. Okay, I have a few more questions. Please have patience. So, आपने बताया कि सर्जरी जो होती है वो बहुत ही पेनफुल होता है, पर क्या सर्जरी से, जैसे आप नेचुरल प्रोसेस से तो नंबर्स कम करा देते हैं, क्या सर्जरी से भी नंबर कम होता है? देखिए कई सारी टेक्नोलॉजी आ गई, अब तो लेसिक है और स्माइल आ गई, कॉन्टूरा आ गई, तो ये काम करती है, लेकिन उसका ना एक तरीका होता है। सबसे पहले तो अब डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं, तो उसका मार्केट इतना ज़्यादा हो गया है कि इतनी मार्केटिंग हो गई है कि कोई भी करा लेता है। तो पहली बात तो यही है कि वो सबके लिए नहीं है, उसके सर्टेन क्राइटेरिया होते हैं कि किसको कराना है। अगर वो सबके लिए है तो गवर्नमेंट ने जितनी भी एनडीए है या टीएस है, जितनी भी एंट्रीज है, उनमें बैन क्यों किया हुआ है? लेसिक को मना किया हुआ है, एएलपी है, रेलवे, सब जगह मना है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स करते हैं, होते हैं उस पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो इसीलिए मना किया है। अब उसका जो वैलिड रीज़न मुझे समझ आता है वो ये है कि जब बॉडी ग्रोथ कर रही होती है तो चश्मे का नंबर कांस्टेंट नहीं रहता, वो बढ़ सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। और लेसिक सक्सेसफुल भी उन्हीं केसेस में होता है जिनका नंबर कम से कम 2-3 साल अगर स्टेबल है। अगर आपका नंबर स्टेबल नहीं है, आप लेसिक कराते हैं, तो मैं आपको 100% गारंटी से कह सकता हूँ आपका चश्मे का नंबर वापस आ जाएगा। तो वो पहले से कराना चाहिए। और दूसरा ये कि जो हाई नंबर हो जाते हैं, जैसे किसी का 5-6 नंबर है, 7-8 नंबर है, उनका लेसिक हो ही नहीं पाएगा। या डिफेंस जॉब्स है, हाई नंबर है और उनको लिमिट में लाना है या अलाउ भी है, तब भी नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि लेसिक्स के साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं। कॉर्नियल इशू आ जाता है, रेटिना का इशू आ जाता है, एक्सियल लेंथ का इशू आ जाता है, ये 3 बड़े इशू आ जाते हैं। इसीलिए थोड़ा सा हम लोग तो, मैं तो एडवाइस नहीं करता, बट कुछ बच्चे होते हैं जो करवा भी लेते हैं और वो फिर उनकी लाइफ स्पॉइल हो जाती है और एग्ज़ाम भी नहीं दे पाते बच्चे, फिर मेडिकल रिटेन क्लियर करके भी रह जाते हैं। मेरे पास काफ़ी केसेज आए जिन्होंने जानकारी की अभाव में लेसिक करा लिया और फिर एग्ज़ाम क्लियर हुआ और मेडिकल आउट कर दिए गए, क्योंकि उन्होंने लेसिक करा लिया और अलाउ ही नहीं था एनडीए में। तो वो उनका सपना ही अधूरा रह जाता है फिर एनडीए ज्वाइन करने के लिए। सो सैड। आजकल बहुत सारे ब्लूरे ग्लासेस आ रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट देम? ब्लू कट ग्लासेस ना मार्केटिंग है बेसिकली, और जो स्पेक्टिकल्स इंडस्ट्री है ना, वो पूरी टोटली ये मिसलीडिंग कैंपेन्स है। ब्लू कट पहन लो आप, एंटी ग्लेयर पहन लो, इट डजंट वर्क एट ऑल।
वो सब मार्केटिंग स्टंट है और कुछ नहीं है। और बल्कि कुछ डॉक्टर्स तो उसको अब मना भी करने लग गए हैं, पहले तो प्रमोट भी कर रहे थे, बट मार्केटिंग स्टंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, कोई फ़ायदा उससे नहीं होता। सो इट्स मिथ। राइट। इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। ओके, क्या बाय बर्थ चश्मा, मतलब ये तो मतलब ये बहुत ही यूनिक चीज़ है मेरे लिए जानना कि बाय बर्थ चश्मा लगा रहता है बच्चों को, और क्या वो भी करेक्ट हो सकता है? हाँ बिल्कुल, देखिए कुछ बच्चों का कई बार होता है कि बाई बर्थ चश्मा लग जाता है, और फिर वो ओवर द टाइम धीरे धीरे जब बच्चे की ग्रोथ होती है तो बढ़ता भी जाता है, और धीरे धीरे वो फिर बहुत ज़्यादा हाई नंबर हो जाता है। तो ऐसे केसेस में जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, एक्सरसाइज करने लायक, हम उनको एक्सरसाइज कराते हैं, और इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है और रिड्यूस भी किया जा सकता है। ऐसा मुश्किल नहीं है कि वो नहीं हो सकता है। हाँ, ये जरूर है कि लग जाता है, बट उसको कंट्रोल और रिड्यूस कर सकते हैं हम, ऐसा नहीं है। अच्छा, विद सिमिलर डाइट एक्सरसाइज? सेम एक्सरसाइज, हमारा तो 100% नेचुरल प्रोग्राम है, तो आई एक्सरसाइज और डाइट वही सेम चीज़ें कराते हैं। और यस, और हमारे पास कुछ बहुत हाई नंबर के केसेस भी आए थे, जैसे 22 नंबर और 24 नंबर। अभी एक रिसेंटली लड़का है जिसका -13.5 नंबर है, तो हम उनको एक्सरसाइज करा रहे हैं और धीरे धीरे उनका नंबर कम करेंगे। सो हाई नंबर्स वालों को भी? हाई नंबर वालों के लिए तो आई योगा एक्सरसाइज वरदान है, क्योंकि हाई नंबर में ना तो आपका लेसिक हो सकता है और दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है नहीं, तो आपको अपना विजन इंप्रूव करने के लिए आई एक्सरसाइज ही करनी पड़ेगी। तो अगर किसी को हाई एक्सेस नंबर है तो आप आइए और एक्सरसाइज करिए। आना ही पड़ेगा मिस्टर कैलाश मेहरा के पास। ओके, क्या स्कूल में बच्चों को विजन ट्रेनिंग होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ जस्ट प्रिस्क्राइबिंग क्लासेस? जी बिल्कुल, देखिए हमारे देश में वैसे ही डॉक्टर्स की इतनी कमी है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और पॉपुलेशन के हिसाब से उतने डॉक्टर्स नहीं हैं, रेशो कम है। हाँ, और दूसरा पेरेंट्स में भी और बच्चों में अवेयरनेस की कमी होती है, इसीलिए स्कूल्स में बहुत सारे CSR के थ्रू एक्टिविटी होती है और डॉक्टर्स स्कूलों में स्क्रीनिंग्स करते हैं, जिससे कई बार आइडेंटिफाई हो जाता है। लेकिन सब लोग उतने लकी नहीं होते हैं, सब जगह वो फैसिलिटी नहीं है अवेलेबल। तो वहाँ पे मेरा मानना ये है कि स्कूल्स में एक तो लाइट प्रॉपर होनी चाहिए क्लासरूम्स में, और सनलाइट की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, और वहाँ पे टीचर्स को हमें ट्रेन कर देना चाहिए बच्चों का विजन असेस करने के लिए, ताकि अर्ली स्टेज में उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, और ये मायोपिया को प्रिवेंट करने में और रिड्यूस करने में, बहुत मैनेज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो ये होना ही चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे हाथ में नहीं है। बट यस, डेफिनेटली आई विल प्रमोट दिस, एंड मे बी समडे शायद कुछ कर पाए हम लोग। आई एम श्योर। ओके, बच्चों की आंखें बड़ों की कंपैरिजन में स्क्रीन से होने वाले नुकसान के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होती है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि देखिए, बच्चे जो है जब मोबाइल या स्क्रीन यूज़ करते हैं वो बहुत पास में रखते हैं स्क्रीन, और दूसरा बच्चों की जब बॉडी ग्रोथ कर रही होती है तो बॉडी ग्रोथ के साथ साथ आई भी डेवलप हो रही होती है, तो इसलिए उनके लिए वो ज़्यादा डेंजरस होता है स्क्रीन। इसीलिए मैं मना करता हूँ कि 16 साल से छोटे बच्चों को तो मोबाइल देना ही नहीं है, स्क्रीन देना ही नहीं चाहिए। तो वो मोबाइल या स्क्रीन का एक्सपोजर छोटे बच्चों को ज़्यादा हार्म करता है रादर देन एडल्ट, इसीलिए मैं मना करता हूँ कि नहीं देना चाहिए। और ये आने वाले टाइम में पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है, क्योंकि आपके बच्चे की आंखें तो ख़राब होगी ही होगी, बच्चों का स्क्रीन दिमाग भी ख़राब करेगी और उसका असर ओवरऑल हेल्थ पर भी पड़ेगा। आई एम श्योर। अच्छा, कुछ बच्चों को हमने देखा है कि मोबाइल या टीवी देखते वक्त सिर्फ ऐसे टेढ़ा करके रखते हैं, तो क्या इसका भी विजन से कुछ लेना देना है? हाँ, तो अगर आपका बच्चा सिर टेढ़ा करके स्क्रीन देख रहा है तो उसको समझ लीजिए कि आपको बच्चे को चश्मा लग सकता है, उसको स्क्विंट होने का रिस्क भी हो सकता है, उसको मायोपिया होने का रिस्क होगा, और उसको सिलेंड्रिकल पावर या स्टिग्मेटिज्म कॉर्नियल कर्वेचर का भी इशू हो सकता है। तो आप आइडेंटिफाई करिए, ये अर्ली सिम्टम्स होता है अगर बच्चा गर्दन टिल्ट करके स्क्रीन देख रहा है, टीवी देख रहा है, तो ये अर्ली साइन है कि आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहला काम आप आई चेकअप कराइए और फिर उसके हिसाब से उसको एक्सरसाइज कराइए या सॉल्यूशन देखिए। माय गॉड, सो इट्स एन आई ओपनर। बच्चा अगर ऐसे
से टेढ़ा करके बैठा है, मोबाइल देख रहा है, टीवी देख रहा है, तो वो कंफर्टेबल होने की कोशिश नहीं कर रहा है, ही इज़ फेसिंग समथिंग मेजर, सो दैट नीड्स टू बी चेक्ड। जो एक्सपोजर है स्क्रीन का, क्या ये ब्रेन डेवलपमेंट को भी हैम्पर करता है? राइट। देखिए जब बच्चा कांस्टेंट स्क्रीन गेज करता है ना, तो मैंने आपको बताया कि कौन सेल्स डैमेज हो जाते हैं, और दूसरा ये डोपामाइन भी डिक्रीज कर देता है, स्लीप साइकिल आपका डिस्टर्ब कर देता है, और अटेंशन स्पैन धीरे धीरे कम हो जाता है बच्चों का। तो जब अटेंशन स्पैन कम हो जाएगा, कोई भी चीज़ जब आप लर्न करना चाहते हो या स्पेशली ग्रोथ एज में आप सीखना चाहते हो, तो वो लर्निंग एबिलिटी आपकी धीरे धीरे स्लो कर देता है। अटेंशन स्पैन से सीधा सीधा आपकी जो अवेयरनेस है या कंसंट्रेशन पावर है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। इसीलिए आप देखिए पहले बड़े सिनेमा स्क्रीन थे, फिर उससे छोटा टीवी आया, फिर टीवी से छोटा नेटफ्लिक्स आ गया, नेटफ्लिक्स के बाद अब मोबाइल आ गया, अब मोबाइल में वेब सीरीज आ गई है, और उससे भी छोटा अब वर्टिकल ड्रामा आ गया, क्योंकि लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, इसीलिए वो कम से कम टाइम में आपको एंटरटेन करना चाहते हैं, और ये एक प्रॉब्लम हो गई है। People need to understand that this is a problem. Oh my God, this episode is like, you know, it's brainstorming. It's opening many horizons, and I'm sure audience के और भी questions आएंगे आने वाले episodes में. Okay, moving on to the next. जैसे आपने बताया कि स्क्रीन का एक्सपोजर कम होना चाहिए, तो क्या कोई टाइम फ्रेम भी है कि सुबह इस्तेमाल करो, दोपहर में नहीं, मोबाइल को देखो? इज़ इट रियली डेंजरस टू यूज़ द मोबाइल एट नाइट? यस। तो सबसे पहले तो देखिए सुबह उठते ही तुरंत मोबाइल में नहीं घुस जाना है। Okay. जितने भी जो बड़े लोग हैं, चाहे आप एलन मस्क की बात कर रहे हैं, निखिल कामत है, या बड़े जितने भी लोग हैं, वो उठते ही सबसे पहले थोड़ा स्ट्रेचिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, और एक्सपोजर स्क्रीन का तो ना के बराबर होता है। लेकिन हम नॉर्मल लोग इंस्टाग्राम वीडियोस में और यूट्यूब शॉर्ट्स में इतना फंस गए हैं कि हमारा एक्सेसिव स्क्रीन यूसेज हो गया है, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती है। और सबसे बुरी जो हैबिट डेवलप हो गई है वो है रात में सोने से पहले स्क्रीन को देखना या स्क्रॉल करना। आप कुछ नहीं कर रहे, आप इंस्टाग्राम पे बस स्क्रॉल करे जा रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ी हैबिट है। एक तो डार्क में आंखें, जब आप अंधेरे में स्क्रीन यूज़ करते हैं तो वो डायरेक्ट हार्मफुल करती है। दूसरा, वो ब्रेन को अलर्ट रखती है कि वो जो लाइट, ब्लू लाइट निकलती है मोबाइल से, वो हमारे ब्रेन को ये सिग्नल भेजती है कि अभी रात नहीं हुई है, तो वो सबसे पहले आपको स्लीप बिगाड़ देती है और फिर आपको लेट नींद आती है। और जैसे धीरे धीरे ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, फिर ये ओवरऑल आपकी हेल्थ कंडीशंस पे साइड इफेक्ट करेगी और नेगेटिव इम्पैक्ट करती है। तो रात में मोबाइल तो चलाना मतलब बहुत डेंजरस है, इसको चलाना ही नहीं चाहिए। बल्कि सोने से जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या विजन थेरेपिस्ट सजेस्ट करते हैं हम लोग, कि आपको कम से कम 1 घंटा या 2 घंटे पहले, इस स्लीप से पहले या बेड पे जाने से पहले, आपको स्क्रीन से 2 घंटे 1 घंटे पहले दूर हो जाना चाहिए। दैट इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। ओके, सो ये तो यंगस्टर्स के लिए बड़ा चैलेंज हो जाएगा। राइट। एक्चुअली स्क्रीन यूसेज बहुत चैलेंज हो गया। ये आज के टाइम में मॉडर्न पेंडेमिक बन गया है, और ये धीरे धीरे लोगों को प्रॉब्लम बढ़ाएगा। आप देखिए सर्वाइकल इतना बढ़ रहा है, और टेनिस एल्बो जैसी प्रॉब्लम्स, और टेक्स्ट फिंगर करके नई प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं लोग, कि आप स्क्रॉल कर रहे हैं और आपकी जो फिंगर्स है वो नम हो जाती है या स्टिफ हो जाती है धीरे धीरे। ओह माय गॉड। तो ये पोस्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे बढ़ रही है। ओके, अच्छा, एक प्रॉब्लम और है, अब वर्ल्ड का तो नहीं पता, बट इंडियंस की प्रॉब्लम है ये, मोबाइल को सिर के पास रख के सोने की। सो इससे कोई नुकसान तो नहीं है? बिल्कुल है। देखिए मोबाइल या जितने भी डिजिटल गैजेट्स हैं, उन सब की जो रेडिएशंस होती है वो हमारी स्लीप तो डिस्टर्ब करती ही है, वो हमारे ब्रेन की एल्गोरिदम या ब्रेन की जो प्रोसेसिंग है उसको भी डिस्टर्ब करती है।
इसलिए एडवाइस किया जाता है कि फ़ोन जो है आपके बेड से कम 1 मीटर दूर होना चाहिए। उसकी जो रेडिएशन होती है वो नहीं तो आपको साइड इफ़ेक्ट करते हैं। और आजकल के टीनेजर्स और यंगस्टर्स तो बिल्कुल तकिए के बगल में रख के मोबाइल सोते हैं, और वो तकिए के नीचे। उनको अभी ये बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन धीरे धीरे ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ेगी कि आपको माइग्रेन या हेडेक, सिर से रिलेटेड इतनी प्रॉब्लम होने वाली है फ्यूचर में कि आपको सडन स्ट्रोक भी आ सकता है। ओह माय गॉड। ओके, ऑन अ लाइटर नोट, मुझे ये समझना है कि ये जो बच्चे हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ट्राई करते हैं तो, और उनका विजन से बड़ा लेना देना होता है, तो क्या विजन वाकई करियर ऑप्शंस डिसाइड करता है? यस। अभी आजकल अगर आप मान लीजिए एनडीए में जाना चाहते हैं या सीडीएस में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अगर आप जाना चाहते हैं, मान लीजिए एक बच्चा है जिसको 3 नंबर या 2 नंबर या 3 या 2 भी छोड़ दीजिए, अगर मान लीजिए 0.25 या 0.5 नंबर भी चश्मा का लगा है तो वो फ्लाइंग ऑफिसर नहीं बन सकता, वो एयरफोर्स में प्लेन नहीं उड़ा सकता है, पायलट नहीं बन सकता है। आप रेलवे में जाना चाहते हैं, लोको पायलट बनना चाहते हैं, इवन असिस्टेंट लोको पायलट अगर आप बनना चाहते हैं और आपका विजन चाहे 6/6 पार्शियल ही क्यों ना हो, 0.25 या 0.5 आवर क्यों ना हो, आपको मेडिकली अनफिट कर दिया जाएगा। तो ये करियर के लिए भी एक ऑब्स्टेकल हो जाता है और इससे बाकी प्रॉब्लम्स तो होती है। यस, तो चश्मा एक बहुत बड़ा डिसीजन मेकर हो गया है आजकल जॉब्स में। बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं, बहुत सारे जो लोग होते हैं वो डिफेंस फोर्सेज इसीलिए नहीं ज्वाइन कर पाते क्योंकि उनके चश्मे का नंबर लगा है या फिर चश्मे की पावर ज़्यादा है, या उनको हमारे बारे में नहीं पता है कि आप यहाँ आके अपने चश्मे की पावर कंट्रोल करके और कम करके और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। So one really has to take care of their vision if they are aspiring to be in Navy, Army or any defense kind of jobs. जी। Wow. Okay. जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स के हैं, वो मैक्सिमम कौन से स्टेज पे छाट दिए जाते हैं? देखिए, ज़्यादातर पहले तो रिटर्न होता है और रिटर्न के बाद जब स्पेशल मेडिकल बोर्ड होता है डिफेंस जॉब्स में, एसएमबी जिसको बोलते हैं, और वहीं पे बच्चों का मेडिकल करके अनफिट कर दिए जाते हैं। अगर आपका स्टैंडर्ड, चाहे वो हेल्थ इश्यूज़ की वजह से हो, आपके कोई भी इशू हो सकता है, नोकनी है या फिर आपको स्टैमरिंग हो रही है या कान में, नाक में, आँख में किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम है, चश्मे की पावर भी अगर आपकी 0.25 भी ज़्यादा है या आप करेक्टेड और अनकरेक्टेड नहीं पढ़ पाते तो एसएमबी में ही आपको अनफिट कर दिया जाता है। दैट्स वेरी डिसहार्टनिंग। Yes. तो अगर आप एस्पायर कर रहे हैं तो you have to get in touch with Mr. Kailash Mehra, learn the natural ways to remove the specs and the yoga, eye yoga. Yes. Okay, moving on to our next question. क्या चश्मा पहनने वाले लोग, ओके, एनडीए सीडीएस में चश्मे की लिमिट कितनी अलाउ है? देखिए, एनडीए जो है और टीएस +2 एंट्रीज जितनी भी है उसमें आर्मी के लिए ±2.5 तक अलाउ है, लेकिन अगर आपको सिलेंड्रिकल पावर है तो वो 2 तक अलाउ है आर्मी के लिए, और अगर नेवी में जाना है आपको तो 1 डायोप्टर्स तक अलाउ है, और एयरफोर्स में फ्लाइंग के लिए अगर आपको जाना है तो चश्मा अलाउ ही नहीं है। और अगर ग्रेजुएट एंट्रीज है, सीडीएस है, सीडीएस ओटीए है या आईएमए है, तो उसके लिए -+3.5 तक अलाउ है, लेकिन उसमें भी दोनों चीज़ें चेक होती है, आपका विद ग्लासेस भी विजन चेक होता है और विदाउट ग्लासेस भी। मतलब रिस्क नहीं ले सकते, राइट। क्योंकि अगर एक बार रिजेक्ट हो गए तो फिर उसके बाद क्या पॉसिबिलिटी होती है? देखिए, अगर आप रिजेक्ट हो जाते हैं या आपको टेम्परेरी रिजेक्शन दे दिया जाता है मेडिकल्स में, तो फिर आपको एक अपील करनी होती है जो मेडिकल बोर्ड होता है उससे, जिसे एएमबी बोलते हैं। अपील मेडिकल बोर्ड में आपको अपील करनी है और विदिन 42 डेज आपको अपनी जो प्रॉब्लम्स है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम है, उसको ठीक करके दोबारा मेडिकल के लिए अपीयर होना होता है, और फिर अगर आप उसमें पास कर जाते हो तो आप मेडिकली फिट हो,
ओके। यस। और 42 डेज में इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं? 100% चांसेस है। हमने 100 से ज़्यादा, बल्कि मैं कहूँगा अभी बहुत सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स को हमने विद इन 42 डेज ही मेडिकली जो हमारे पास आए वो अनफिट थे, और फिर हमने उनको एक्सरसाइज कराई उनकी प्रॉब्लम के हिसाब से। कुछ लोगों को 15-20 दिन में भी विज़न इंप्रूव हो जाता है। अगर विज़न की प्रॉब्लम ज़्यादा है तो वो 30-30 दिन भी लगते हैं। बट यस, हमने बहुत सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स को मेडिकली अनफिट होने से बचाया, उनको फिट किया है। दैट इज़ सो नाइस। ओके, एक क्वेश्चन आया है, थोड़ा बड़ा लग रहा है। अगर डिफेंस जॉब्स में आई मेडिकल में हाई पावर या लो विजन की वजह से अनफिट हो गए तो क्या करें? देखिए, अगर आप हाई पावर या लो विज़न की वजह से अनफिट हो गए हैं तो आपको सिंपल करना यही है, आप हमारे पास आइए प्रेक्षा योगा में और कंसल्ट करिए, और हम आपका विज़न 40 दिनों का जो टाइम होता है कोशिश करेंगे उसमें आपका विज़न पूरा ठीक करके और आपको मेडिकली फिट कराए। सो नाइस। ओके, डिफेंस मेडिकल में जाने से पहले एस्पिरेंट्स को क्या करना चाहिए? सबसे जो ज़रूरी है, अगर आप डिफेंस की या रेलवे या किसी दूसरी जॉब की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मेडिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो आप उस जॉब के मेडिकल से पहले एक अपना चेकअप करा लें। स्पेशली अगर आइज़ का है तो आप डायग्नोज करा लें, जैसे मैंने आपको बताया लेजी आई, तो वैसी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं और वहाँ पे आपको क्लियर पता हो जाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम्स है। और अगर आप प्रॉब्लम अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर उसको ठीक कर सकते हैं, जब तक आपका मेन मेडिकल। राइट। दैट इज सच अ स्मार्ट वे टू डू इट, वन मस्ट ट्राई। ओके, डिफेंस मेडिकल में टेम्परेरी रिजेक्शन का क्या मतलब होता है? टेम्परेरी रिजेक्शन का मतलब ये है कि आपने जैसे रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया और रिकमेंड हो गए और फिर आपका SMB हुआ, और जब टेम्परेरी आपको अनफिट कर दिया जाता है, टेम्परेरी रिजेक्शन जिसको बोलते हैं, वो अच्छा, एक प्रोसेस है जो मेडिकल बोर्ड अलाउ करता है सब स्टूडेंट्स को, कि वो परमानेंट रिजेक्ट नहीं करते किसी भी स्टूडेंट को मेडिकल कंडीशंस की वजह से। तो अगर कोई भी मेडिकल कंडीशन है वो आपको टेम्परेरी रिजेक्ट करेंगे, और आपको 40 दिन का टाइम देते हैं, 42 डेज का, कि आप उसमें उस प्रॉब्लम्स को ठीक करके वापस आइए और दोबारा मेडिकल करवाइए। अगर आप उसमें मेडिकल क्लियर कर लेते हैं तो आप फिट हो जाएंगे। तो उसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, वो ठीक हो जाते हैं ज़्यादातर लोग। अच्छा, देयर इज समथिंग कॉल्ड परमानेंट रिजेक्शन ऑल्सो। परमानेंट रिजेक्शन और टेम्परेरी रिजेक्शन में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है? परमानेंट रिजेक्शन उन केसेस में मिलता है जो प्रॉब्लम जैसे अनट्रीटेबल होती है। मान लीजिए जैसे मेरे पास एक केस आया था जिस बच्चे को एक किडनी था ही नहीं उस बच्चे को, और उनको पता भी नहीं था, और वो वहाँ पे फिर गए और जिसकी वजह से उसको PR मिला था। परमानेंट रिजेक्शन यानी मतलब उस बच्चे को एक ही किडनी थी और वो बाई बर्थ एक ही किडनी के साथ पैदा हुआ। उसको प्रॉब्लम नहीं थी कोई भी, लेकिन उसको सिर्फ एक ही किडनी थी। तो ऐसी प्रॉब्लम्स में PR मिल जाता है, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जो अनट्रीटेबल होती है, उनमें परमानेंट रिजेक्ट किया जाता है। जैसे किसी को कंजेनाइटल कैटरेक्ट है, या फिर मोतियाबिंद हो गया, ग्लूकोमा हो गया, या ऐसी कोई कंडीशन जो ठीक नहीं हो सकती है और जो प्रॉब्लम अडल्टहुड में नहीं होनी चाहिए। तो वैसी कंडीशंस में, जैसे हार्ट का होता है कि किसी को हार्ट में कई बार छेद हो जाता है, तो वैसी प्रॉब्लम्स में परमानेंट रिजेक्शन मिलता है। अदरवाइज कोई भी दूसरी जो कंडीशंस होती है मेडिकल जो ठीक हो सकती है या ट्रीट हो सकती है, उन कंडीशंस में वो ट्रीटेबल कंडीशंस को TR देते हैं, टेम्परेरी रिजेक्ट करते हैं, फिर वो फिट कर देते हैं जब आप प्रॉब्लम्स को ठीक करके जाते हैं तो। वाओ, ओके। विजन टेस्ट का सीक्वेंस क्या होता है? पहले क्या होता है, फिर उसके बाद क्या? तो जब NDA या CDS में रिकमेंड हो जाते हैं तो सबसे पहले वो जो प्रोसेस होता है, आपकी आइज़ में टॉर्च लगा के वो चेक करते हैं आपका विज़न क्या है, आपकी आइज़ में कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कहीं कोई कंजेशन तो नहीं है, या दाने तो नहीं बने, आँख में लाली या पीलापन तो नहीं है। और उसके बाद फिर वो आपका विज़न चेक करेंगे, पूरा प्रॉपर विज़न चेक करके फिर बहुत सारे दूसरे टेस्ट होते हैं, कॉर्निया, रेटिना और ये सारी चीज़ें प्रॉपर डायग्नोसिस करते हैं कि कहीं कोई अंडरलाइंग डिजीज़ तो नहीं है। अंडरलाइंग का मतलब कि अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आपको कोई बहुत सीरियस आई की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए वो सारे स्लिट लैम्प है, फंडोस्कोपी है और OCT वगैरह है, पेंटाकैम है, ये सारे टेस्ट इसीलिए किए जाते हैं ताकि आपकी ओवरऑल हेल्थ आई की जो है
वो चेक की जा सके कि आपका कॉर्निया रेटिना वीक तो नहीं है। ओके। क्या एक सिविलियन के आई टेस्ट में और डिफेंस पर्सन के आई टेस्ट में फ़र्क होता है? हाँ, देखिए सिविलियन डॉक्टर्स जो होते हैं वो उतना मतलब डिटेल में चेक नहीं करते हैं स्पेशली, और इसीलिए जो डिफेंस के डॉक्टर्स होते हैं ना वो सिविलियन रिपोर्ट्स को खारिज कर देते हैं बिल्कुल। दूसरा रिस्क उसमें ये भी रहता है कि वो मैनिपुलेटेड भी हो सकती है रिपोर्ट्स, या फिर इसीलिए वो खुद ही चेक करते हैं कि नहीं हम खुद ही देखेंगे, आप कितना ही रिपोर्ट बाहर से ले जाओ करा के वो अपना मेडिकल स्टैंडर्ड है वो खुद ही चेक करेंगे, खुद ही फॉलो करेंगे और देखेंगे कि प्रॉब्लम है नहीं है, क्या इशू है। तो ये डिफरेंस होता है। इसीलिए अगर मेरे पास कोई ऐसा कैंडिडेट आता है जिसको, तो मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि आप किसी रिटायर्ड आर्मी डॉक्टर से ही बेटर है कंसल्ट करो, ताकि आपको सही गाइडेंस मिल सके, पैरामीटर्स वो सही बता राइट। जैसे कुछ बच्चे जिनको नहीं पता होता है वो लेसिक करा लेते हैं और फिर वहाँ जाते हैं फिर अनफिट हो जाते हैं या गाइडेंस की कमी की वजह से, और फिर वो उनका जो डिफेंस ड्रीम होता है ज्वाइन करने का वो अधूरा ही रह जाता है इसकी वजह से। इसलिए बेटर है कि मिसगाइड होने की बजाय आप रिटायर्ड आर्मी डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर ले पहले, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले, खास करके सर्जरी वगैरह वाले जो बड़े डिसीजन आपके पास भी आ सकते हैं। हाँ, मेरे पास भी आ सकते हैं। यस जी। ओके, सो यू आल्सो चेक द आई ऑन दोस पैरामीटर्स? यस, तो हम भी जो आई का चेकअप है हमारे पास बहुत सारी मशीनें तो नहीं हैं, लेकिन एक विजन टेस्ट से भी एक आइडिया हो जाता है कि बच्चा फिट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या उसको क्या इशू हो सकते हैं। अगर मुझे लगता है कि नहीं इसको थोड़ा किसी एक डिपार्टमेंट में भी, चाहे वो रेटिना हो, कॉर्निया हो या फिर कोई दूसरा इशू हो सकता है, तो मैं उनको बता देता हूँ कि ये आप एक बार इनसे मिल लो, और ताकि आपको एक क्लियर एडवाइस मिल सके। करेक्ट। अच्छा, ये करेक्टेड और अनकरेक्टेड विजन का क्या मतलब होता है? देखिए, जब आप किसी भी जॉब में जाते हैं ना, तो वो आइज़ की एबिलिटी देखते हैं, चेक करते हैं कि आपका विजन कैसा है, कितना है। तो उसको चेक करने के दो तरीके होते हैं। करेक्टेड का मतलब है जिन लोगों को चश्मा लग गया है, तो उनका वो करेक्टेड मतलब पावर के साथ, चश्मे के साथ आपका विजन चेक करते हैं। और ये इसमें कोई भी जॉब हो, चाहे वो रेलवे में A1 लेवल हो या B1 लेवल हो या NDA CDS में पावर हो, चश्मे में हमेशा विजन 6/6 होना चाहिए। तो वो करेक्टेड 6/6 होना चाहिए किसी भी जॉब में। और अगर अनकरेक्टेड है तो उसका डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। जैसे आर्मी में अगर जाना है NDA में, तो उसका 6/36 होता है अनकरेक्टेड, और नेवी के लिए 6/12, और एयरफोर्स फ्लाइंग के लिए 6/6 होना चाहिए। तो ये करेक्टेड और अनकरेक्टेड चेक करते हैं। इंटरेस्टिंग। डिफेंस के मेडिकल में कौन कौन से टेस्ट होते हैं? देखिए, पहले तो सबसे पहले डिफेंस के मेडिकल में पूरी बॉडी का चेकअप होता है। आपके टोज से लेके हेड तक पूरा चेक होता है। अगर आपकी कुछ लोगों की जैसे नाक की हड्डी थोड़ी टेढ़ी होती है साइनस की वजह से, या चश्मा है, या ईयर वैक्स है, या स्पाइन का कर्वेचर प्रॉपर नहीं है, लंग्स का आपका स्कैन या एक्सरे करते हैं, पूरा प्रॉपर वो सारी चीज़ें चेक करते हैं, और उसमें कंप्लीट मेडिकल होता है। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स या जो भी गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, उनका प्रॉपर एक हेल्थ मेडिकल चेकअप होता है, और वो सारी बोन से लेके स्किन तक और एवरीथिंग दे विल चेक। मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं बचती जो चेक नहीं करते हैं। माय गॉड। वाओ, ओके। सो मेडिकल बोर्ड और अपील मेडिकल बोर्ड, ओके, मेडिकल बोर्ड एंड अपील मेडिकल बोर्ड में क्या डिफरेंस है? देखिए, मेडिकल बोर्ड जो होता है, सबसे पहले वो स्पेशल मेडिकल बोर्ड होता है, और वो उसमें पहली बार जब आपका मेडिकल होता है, तो उसमें अगर आप अपने हेल्थ जो इश्यूज है आपको, जिसकी वजह से मान लीजिए कोई आपको TR दे दिया है, और आपको लगता है कि ये TR आपको ऐसे ही दे दिया ज़बरदस्ती, और आपको TR मिलना नहीं चाहिए आपके हिसाब से, तो आप फिट हो, तो इसलिए अपील मेडिकल बोर्ड बनाया हुआ है डिफेंस मिनिस्ट्री ने, कि आपको अगर लगता है आपको जो TR या कोई हेल्थ इश्यूज है उसको रिजॉल्व करने के लिए, या नहीं भी है, तो आप अपील मेडिकल में जा सकते हो। तो इसलिए अगर आपको अनफिट कर देते हैं मेडिकल बोर्ड में, SMB में, फिर आप AMB में जाके उसको क्लियर कर सकते हैं। ये डिफरेंस होता है। ओके, सो दोनों इंटरडिपेंडेंट, राइट। तो सबसे पहले SMB होता है, फिर AMB होता है, और उसके बाद भी कुछ लोग होते हैं कि नहीं, सेटिस्फाइड नहीं होते कि नहीं प्रॉब्लम्स है, या मुझे एक और चांस मिलना चाहिए और मैं तो ठीक हो सकता हूँ या ठीक हो गया हूँ।
तो उन लोगों के लिए फिर रिव्यू मेडिकल बोर्ड होता है, और रिव्यू मेडिकल बोर्ड में जाके भी होता है। तो ये 3 बोर्ड होते हैं, और जिसमें 3 अलग अलग डॉक्टरों का पैनल होता है जो मेडिकल्स करके आइडेंटिफाई करता है कि आप फिट हो जॉब्स के लिए या नहीं हो। नाइस। ओके, एम्ब्लियोपिया और लो विजन में क्या डिफरेंस है? देखिए, एम्ब्लायोपिया लेजी जो मैंने आपको बताया कि एक आंख विजन को देखती है लेकिन ब्रेन को नहीं बताती कि मुझे विजन दिख रहा है, और वो ब्रेन इमेज प्रोसेस नहीं करता है। लो विजन ये होता है कि आपका विजन जो है, मतलब आंखें वैसे ठीक है लेकिन कई बार चश्मे में लो विजन हो जाता है, या कई बार बिना चश्मे के भी लो विजन हो जाता है। तो दोनों में डिफरेंस रहता है। लेजी आई में तो एक आई में नहीं होता, लो विजन आपको दोनों आई में हो सकता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है। बट ठीक दोनों हो सकते हैं, अगर टाइम से आइडेंटिफाई किए जाए तो वो दोनों ठीक हो सकते हैं। ओके, थैंक यू। लेजिक करवाने के बाद भी कैंडिडेट मेडिकल में अनफिट क्यों हो जाते हैं? देखिए, कुछ केसेस में तो मेडिकली वो मिसलीडिंग होते हैं। कई बार वो सिविलियंस जो होते हैं प्रैक्टिशनर उनको मिसलीड कर देते हैं, और या फिर विजुअल स्टैंडर्ड उनको नहीं पता होता। और जैसे एनडीए एंट्रीज में लेसिक अलाउ ही नहीं है, तो अगर आप उसमें कराओगे और फिर आप जाओगे तो आप मेडिकली अनफिट होंगे ही होंगे, क्योंकि अलाउ ही नहीं आपको वो। और कुछ लोग होते हैं उनको लगता है कि नहीं पकड़ नहीं पाएंगे, और जैसे कुछ लोग मिसलीड भी कर देते हैं कि नहीं ये नई टेक्नोलॉजी आई है और इससे पता ही नहीं चलेगा, लेसिक करा लो। लेकिन ऐसे टेस्ट है देखिए, जैसे कॉर्नियल इमेजिंग है, और आपका पेंटाकैम है, ओसीटी है, और ये सारे टेस्ट है, फंडोस्कोपी, स्लिट लैंप, इन सारे टेस्ट को जब आप करते हैं ना, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पता लग जाता है कि आप लेसिक करा के आए हैं कि नहीं। तो इसलिए वो पकड़े जाते हैं और अनफिट हो जाते हैं। और कई बार ये भी होता है कि बच्चे टाइम से पहले करा लेते हैं। जैसे ग्रेजुएट एंट्रीज में अलाउ है, बट वो 1 साल पहले, कुछ बच्चे 1 महीने पहले करा लेते हैं और वो फिर अनफिट हो जाते हैं। तो ये नहीं कराना चाहिए ऐसे। गॉट दैट। आपसे इतना सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आई डॉक्टर्स होते हैं, वाई डोंट दे रेकमेंड आई योगा? वो हमेशा चश्मे क्यों रेकमेंड करते हैं? उसका कारण ये है कि उन्होंने एक तो एलोपैथी मेडिसिन की पढ़ाई की है, उनको वही पढ़ाया गया है। दूसरा कारण ये है कि वो देखो, आप अगर आपको याद हो तो पहले योगा को भी नहीं मानते थे लोग, है ना। ये तो अभी पिछले 5-10 साल से जो कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर्स है वो बोलने लग गए हैं कि आप प्राणायाम करो या योगा करो, इट हेल्प्स अ लॉट। तो एक समय आएगा कि डेफिनेटली वो आई योगा को भी बोलेंगे, अभी नहीं बोल रहे हैं, दैट्स ओके, बट आएगा, डेफिनेटली आएगा। और हम काम कर रहे हैं और करते जाएंगे, हम हेल्प कर रहे हैं लोगों की और हेल्प करेंगे। सो in your opinion everybody should do eye yes, yoga? anyone can do आई योगा, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप भाई, आप मानिए सुबह उठते हैं रोज, अगर आप टूथ ब्रश कर सकते हैं, अपने दांतों को साफ कर सकते हैं, तो आप आई योगा क्यों नहीं कर सकते? 5 मिनट आप आई योगा कर लीजिए। आप रेगुलर फिट रहने के लिए योगा या वर्कआउट कर सकते हैं, तो आप 10 मिनट आई एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो यस, बिल्कुल कोई भी कर सकता है, प्रॉब्लम हो या ना हो, कोई भी कर सकता है। प्रॉब्लम है तो वो इम्प्रूव होगी, नहीं है तो बिल्कुल नहीं होगी। वाओ। सो ओके, कोई ऐसा केस जहाँ पे डॉक्टर भी फेल हो गया और आपने आई योगा विजन थेरेपी से मैजिक किया हो? यस, तो जैसे हमने वो अंकल का केस बताया आपको, 69 इयर्स के अंकल थे उनका, तो उसके बाद हमारे पास ऐसे बहुत सारे केस आए जिनमें विजन थेरेपी से हमने विजन रिस्टोर किया। रेटिना स्वेलिंग के, सिस्टोइड मैकुलर एडिमा के, और नाइट ब्लाइंडनेस के, और हाई पावर के, ऐसे बहुत सारे केस आए। जैसे जिन लोगों का चश्मा का नंबर 24-24, 25-25 नंबर था, चश्मा उतार के उनको कुछ नहीं दिखता था। और बहुत सारे ऐसे केस आए जिनमें नाइट होते ही, अंधेरा होते ही कुछ नहीं दिखता था, बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते थे बच्चे। ऐसे लोगों की हमने बहुत हेल्प की है, और बहुत सारे लोगों को हमने विजन रिस्टोर किया है। मतलब आप सच में चश्मे से फ्री करा सकते हैं? बिल्कुल, बस डिपेंड करता है कि नंबर कितना है और उतना टाइम आप देते हैं कि नहीं। You have to be dedicated. यस, रेगुलर ऑल्सो।